और जितने भी आपके शहरवासी दर्शक हैं उन सबको भी मेरा प्रणाम। आज का विषय है डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेयर हिसार। हमारे प्रवीण पोपली जी ने जो पिछले 15 दिनों में शहर में आतंक मचाया है रेडी पटरी वालों के साथ, उस पीड़ा को देखते हुए मेरे दिमाग में, दिल में ये आया कि इनकी मदद की जाए। मैंने रेडी पटरी वालों की अच्छी आवाज़ उठाई। वो लोग मेरे पास बहुत बार आए, रोते रहे, हमारी आवाज़ किसी ने नहीं सुनी। मैं अतिक्रमण के खिलाफ नहीं हूँ, कोई हक में नहीं हूँ कि अतिक्रमण किया जाए, पर व्यवस्थित तरीके से रेडी पटरी वालों को पहले जगह दे करके या उनकी कोई व्यवस्था करके उन गरीबों को हटाया जाता तो मुझे कोई दर्द नहीं था। और मैं आज भी, अब भी एक बात कहना चाहूँगा आप सबको, आज भी प्रवीण पोपली जी उनकी अच्छी व्यवस्था करके और सारे शहर का अतिक्रमण हटाते हैं तो मैं पोपली जी के साथ। और जो केस मैंने डाला है, मैंने केस डाला इलेक्शन कमिश्नर को, डीसी हिसार को, रिटर्निंग अफसर हिसार को और कमिश्नर लोकल बॉडी चंडीगढ़। सबसे पहले इसमें क्या है, प्रवीण पोपली जी ने जो नॉमिनेशन फाइल किया है उसमें अपना नाम सही नहीं है। मैं आपको दिखाऊंगा इसमें कि प्रवीण पोपली जी का नाम उसमें प्रवीण कुमार नहीं है, पूरा एफिडेविट में पूरा सही है प्रवीण कुमार। तो सबसे पहले तो जिस आदमी को अपना नाम ही ना लिखना है और जिन अधिकारियों ने इस नॉमिनेशन को पास किया है उन अधिकारियों को भी मैं कहना चाहूँगा कि कम से कम नाम तो चेक कर ले। दूसरा, प्रवीण पोपली जी ने पिछले काफ़ी सालों का हाउस टैक्स जो है वो नहीं भरा हुआ है, जो कि एट द टाइम ऑफ नॉमिनेशन वो बहुत ज़रूरी है। और अधिकारियों द्वारा देखे जाने के बाद वो नॉमिनेशन रद्द हो जाता है, वो चुनाव लड़ने के योग्य नहीं रहता, उसमें अयोग्य हो जाता है। उसकी मैं कॉपी आपको दूंगा। अगर किसी भाई को किसी प्रकार का डॉक्यूमेंट, ये कागज मेरे नहीं है और जो मैं आज बोल रहा हूँ वो मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं बोलूँगा, ये टोटल के टोटल डॉक्यूमेंट सरकारी है। कोई भी मीडिया कर्मी, कोई भी शहरवासी ये कागज देखना चाहे ऑनलाइन उपलब्ध हैं, उंगली मारो निकालो। कल को कोई ये कहे कि कृष्ण टीटू सिंगला ने फॉल्स कंप्लेंट की है तो वो आप चेक कर सकते हैं ऑनलाइन जाके, चाहे वो हाउस टैक्स का मामला हो, चाहे उसकी ज़मीन की रजिस्ट्री का मामला हो, या उसके होटल के ऊपर ज़मीन के कब्जे का मामला हो, या उसके बिजली के बिल का मामला हो। आप पूरे के पूरे डॉक्यूमेंट आज की अभी 10 बजे तक के टाइम के कागज़ आपको उपलब्ध हो जाएंगे। मैं भी दिखा दूंगा और आप ऑनलाइन भी चेक कर सकते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको हाउस टैक्स की कॉपी दिखाता हूँ कि आप सब भाई देख लो कि ये 7 मई का मेरे पास इसका बकाया है। तो इसमें कॉपी निकालना क्या, सारी कॉपी तो नहीं, 3 की दे दो, 7 की दे दो, 3 और 7 में कोई फर्क नहीं। ये हाउस टैक्स बकाया आ रहा है। ये सबसे पहले तो इन्होंने क्या कर रखा है कि रजिस्ट्री में इनकी जगह है 71.65 स्क्वायर गज और नॉमिनेशन पेपर पे इन्होंने अपनी ज़मीन दिखाई है 1081 स्क्वायर फीट, जो 1081 स्क्वायर फीट का बनता है, 80 स्क्वायर फीट का बनता है 120 गज। ये मैं नहीं कह रहा, ये इनकी रजिस्ट्री बोल रही है। 71 गज की रजिस्ट्री है और नॉमिनेशन पेपर पे ये दिखाते हैं कि मेरी ज़मीन 1080 स्क्वायर फीट है
जिसका बिल्टअप एरिया 1000 स्क्वायर फीट। तो जो 49 गज जगह इन्होंने नॉमिनेशन पेपर पर ज्यादा दिखाई है तो वो सरकारी जमीन है। अगर कोई भी चुना हुआ प्रतिनिधि किसी भी प्रकार का सरकारी जमीन पे अतिक्रमण करता है या कब्जा करता है तो वो डिस्क्वालीफाई ऑटोमेटिकली हो जाता है। उसका उदाहरण मैं देता हूं। मैं जब नगर परिषद का चेयरमैन था, मेरे खिलाफ यही केस डला था। चंडीगढ़ में केस डला, मार्क होके एडीसी हिसार को आ गया। एडीसी हिसार ने मेरे को डिस्क्वालीफाई कर दिया, जबकि जो कब्जा था वो मेरे नाम से था ही नहीं। मैंने उन अधिकारियों को हाईकोर्ट का नोटिस दिया। हमारे M.K. मिगलानी होते थे कमिश्नर, मंत्री होती थी हमारी वर्मा मैडम, और एडीसी होते थे यहाँ गुप्ता जी IAS। उन्होंने मेरे खिलाफ फाइंडिंग दी। मैंने हाईकोर्ट से नोटिस लिया, अधिकारियों को दे दिया। अधिकारियों ने मेरी कोई हियरिंग नहीं की, मेरे को एज इट इज छोड़ दिया। 15 दिन के बाद मैंने अधिकारियों से पूछा कि जो डिस्क्वालिफिकेशन मेरी हुई वो किस ब्याप पे हुई या उसका स्टेटस क्या है। तो मेरे को अधिकारियों द्वारा ये बताया गया कि जी वो तो फाइल गुम हो गई। आज 27 साल हो गए, 27 साल में वो फाइल मेरे को नहीं मिली। और उस जमीन पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, उस जमीन को रेगुलर कर दिया, उसका नक्शा पास कर दिया और करोड़ों रुपए की वो जमीन बेच दी। हिसार के अंदर स्थित है। आज भी उस जमीन के अंदर 16 गज जमीन सरकारी बकाया पड़ी। 196 गज जगह टोटल थी। परवीन पोपली के ऊपर आप आरोप लगा रहे हो। परवीन पोपली पे आरोप नहीं, मेरा 1000 है, लेकिन मेरा पहले कहने का मतलब यह है कि इस केस के अंदर सीधी डिस्क्वालिफिकेशन है जो मैं भुगता हूं। और जो मेरा कब्जा नहीं था, कब्जा किसी और का था, भुगतना मेरे को पड़ा। फिर सरकार ने उसी को रेगुलराइज कर दिया, उसी का नक्शा पास हो गया और उसको करोड़ों के भाव में बेच भी दिया। तो आज ये देख लो, ये आप खुद देख सकते हो, 71 गज की रजिस्ट्री है। अब नॉमिनेशन पेपर पे देखो आप, नहीं, आप ये देखो, ये कहते हैं कि मेरा एरिया दुकान का और होटल का 1080 स्क्वायर फीट और बिल्टअप एरिया है मेरा 1000 स्क्वायर फीट। ये देख लो आप, ये नॉमिनेशन पेपर पे खुद पोपली जी ने स्वीकार किया है। तो रजिस्ट्री 71 गज की और बिल्टअप एरिया 1000 स्क्वायर फीट का मतलब हो गया 900 के करीब। अब इन्होंने क्या कर रखा है कि हाउस टैक्स के अंदर इन्होंने 2 आईडी बना रखी है 71 गज में से। 71 गज का मुझे ये समझ में नहीं आया कि ये रजिस्ट्री है, एक तो है 39 गज की, ये हाउस टैक्स की जो है असेसमेंट, एक तो है 39 गज की और दूसरी है 50 गज की। तो 39 गज और 50 गज कितना हुआ? 89। जगह है उनकी 71 गज। ये हाउस टैक्स में कैसे है? और इसकी 2 आईडी कैसे बन गई? क्या 71 गज में होटल बन सकते हैं 2? नंबर 1 तो ये। नंबर 2, जिस जगह पे यह होटल बना है उस होटल के का जो रास्ता है वहां से फायर ब्रिगेड की गाड़ी नहीं जा सकती। और जहां तक फायर ब्रिगेड नहीं पहुंच पाती वहां होटल नहीं बन सकता। ये मुझे ज्ञान नहीं है कि इस होटल का नक्शा पास है या नहीं है। अगर नक्शा पास है तो गलत है, ये होटल है, आप सभी देख सकते हो। परवीन पोपली जी का होटल है। ये परवीन पोपली जी का होटल है। इसमें 50% के हिस्सेदार हैं। ग्रीमा होटल के नाम से लिखा है, ग्रीमा मेडिकोज, आप देख सकते हो इसको। आप ये देखो, ये आप होटल नहीं दिख रहा है, देखो आपको सामने कमरे नजर आएंगे, AC लगे हुए नजर आएंगे। कम्प्लेक्स कह लो, कम्प्लेक्स है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये कागज बोल रहे हैं। अब आप नॉमिनेशन पेपर पे देखो कि पोपली जी ने अपना नाम सब भाई पढ़ के देखो कि इसमें नाम क्या है। लो,
पढ़ो, आप व्यक्तिगत तौर पे पढ़ो, मेरे दिखाने से नहीं, आप पढ़ो ये नाम क्या है। आप अच्छी तरह पढ़ो, स्पेलिंग देख लो। मैं भी शुरू में चकमा खा गया था, प्रवीण कुमार है। आप नहीं देख पाए, आप देखो। प्रवीण कुमार है ये ना, प्रवीण कुमार, प्रवीण कौर है ये। देखो स्पेलिंग पढ़ो इसको। प्रवीण के यू, हाँ डॉक्टर पार्टी कोमर है ये, है कोमर। कोमर है ना। हाँ। एफिडेविट में सही प्रवीण कुमार है। तो ये जब अधिकारियों ने नॉमिनेशन पेपर चेक किया तो क्या कोई ऐसा अधिकारी नहीं था जो इस पेपर को पढ़ सकता था? जब नाम ही कैंडिडेट का गलत हो और एफिडेविट दूसरे नाम से हो तो नॉमिनेशन कैसे पास होगी? आप देखो, जिस पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं पोपली महोदय, उस पार्टी का नाम नहीं लिखना है उसको नॉमिनेशन पेपर। क्या लिखा हुआ है? देखो आप पढ़ो। बोल के इन्होंने लिखा है, मन ने भी चश्मा लगाना पड़ेगा ये ना। बरातिया बरातिया दो जगह बड़े इसमें एफिडेविट में दिखा दो। एफिडेविट में लगे, एफिडेविट में मैं दिखा दूंगा अभी आपको। एफिडेविट में होगा यहाँ। एफिडेविट में तो मेरा कहने का भाव ये है, एक तो इन्होंने काफी सालों से हाउस टैक्स लिया, जो कि नॉमिनेशन के टाइम में उसकी एनओसी होती है। कितना बनता है सर लगभग उसका उनका हाउस टैक्स? देखो जहां तक मैं समझता हूं, इन्होंने स्पेशल कैटेगरी दिखा रखी है और कमर्शियल कैटेगरी भी दिखा रखी है। कमर्शियल कैटेगरी में तो है इनका, स्पेशल कैटेगरी में था 11.25 पर स्क्वायर फीट और कमर्शियल में है इनका एक जगह 18 रुपए है और दूसरी जगह 27 रुपए पर स्क्वायर मीटर। ठीक है ना। तो अगर इनकी कैलकुलेशन की जाए तो आज एक बिल में इनके 95,531 रुपए बकाया आ रहे हैं और दूसरे बिल में 1,13,000 कुछ रुपए बकाया आ रहे हैं। अब ये कितने सालों को, मेरे हिसाब से कम इनका 60,000 रुपये पर मंथ का बिल बनना चाहिए। 60,000 रुपये पर मंथ के बिल में अगर 10 साल का भी जोड़ें तो 6 लाख रुपए से कम नहीं होता। एक तरफ मैं दिखाऊं आपको, 6 तारीख को इन्होंने एक नोटिस निकाला है भास्कर अखबार में। भास्कर अखबार में ये निकाला है 6/5/25 को, यानी आज से 5 दिन पहले, कि जो हाउस टैक्स के बकायादार हैं उनका हम बोर्ड लगाएंगे, उनको नोटिस दिए जाएंगे। तो मैं कहता हूं सबसे पहले तो सुनहरी अक्षरों में प्रवीण पोपली जी का बोर्ड शहर में लगना चाहिए। और जहां तक अतिक्रमण की बात है, देखो मैं मौके पर नहीं गया हूं, मैं तो कागज बता रहा हूं कि पोपली जी 1080 स्क्वायर फीट का एरिया, जिसका के गज में बनता है 120 स्क्वायर गज। 111.111 के लिए चलो 111 110 वो कहते हैं कि 1080 स्क्वायर फीट मेरी जगह है और 1000 स्क्वायर फीट में मैंने निर्माण किया हुआ है। रजिस्ट्री कहती है कि पोपली जी की जमीन 71.65 स्क्वायर गज है। ये रजिस्ट्री मेरी नहीं है, ये मैंने कल ही निकलवाई है। ये ऑफिशियल रजिस्ट्री है, कल की निकली हुई है, 12 तारीख की। 12 तारीख का ये हाउस टैक्स निकला हुआ है, ये नहीं कि पुराना है। 12 तारीख को निकला, उससे पहले 7 तारीख को निकला, उससे पहले 3 तारीख को निकला। अगर इन कागजों में कोई हेराफेरी हो जाए, कोई छेड़छाड़ हो जाए, वैसे तो हो नहीं सकती। जो ऑनलाइन सिस्टम है वो बैकडेट में नहीं हो सकता। फिर भी गलती से 4 दिन पहले नगर निगम में आग लगी थी, कहते इसका तो रिकॉर्ड फूक गया, अपन तो काला काट लिया। इसलिए 12 तारीख की डेट में मैंने सारे रिकॉर्ड निकाले
तो फिर ये जो रेडी वालों को तंग किया जा रहा है, इसको किस प्रकार देखते हैं आप? जब देखिए, मेरे को पीड़ा यही थी, मैं पोपली जी को अब भी कहता हूँ, मैंने जहां तक याचिका डाली है या मैंने अधिकारियों को, इलेक्शन कमिश्नर को, कमिश्नर ऑफ हरियाणा लोकल बॉडी को, डीसी हिसार को, रिटर्निंग ऑफिसर हिसार को, मैं इन रेडी पटरी वालों को जगह दे दे, सही व्यवस्थित कर दे, मैं गारंटी करता हूँ ये सारा केस वापस ले। अदरवाइज इसको सुप्रीम कोर्ट तक नहीं छोड़ूंगा। डिस्क्वालिफिकेशन इसकी 100% बनती है। तो आप अगर नहीं डाल देंगे तो कोई और व्यक्ति डाल देगा ये? उसको कोई फायदा नहीं होगा। आपकी बात मैं समझ गया। अभी मैं नहीं डालूंगा, कोई और डाल दे। उसमें इतना ही हो सकता है कोई और के डालने में कि ये डिस्क्वालीफाई हो जाएगा, चुनाव दोबारा हो जाएगा। और मैं डालूंगा तो इसका चुनाव, ये डिस्क्वालीफाई हो जाएगा, अगला मेयर मैं होऊंगा। ये कानून है, विनर घोषित कर दिए जाएंगे आप? बिल्कुल रूल, ये कानून है। मैं नहीं बता रहा हूँ। प्रॉपर्टी आईडी 2 इसलिए करी टैक्स कम करने के लिए। अब ये जहाँ तक मैं सोच रहा हूँ कि इन्होंने एक 39 गज की और एक 50 गज की जो प्रॉपर्टी आईडी बनाई है, इसमें भी शायद स्लैब का चक्कर होगा। मुझे नहीं पता नया रूल क्या है। इसमें हो सकता है 2 स्लैब हों, जगह कम होने की वजह से, तो प्रॉपर्टी का टैक्स की बचत करने के लिए ऐसे किया हो। एक बात और बता देता हूँ, कुछ लोग आदतन होते हैं ना, हैबिचुअल। इसका बिजली का बिल 4 महीने का पेंडिंग है। ये मैं नहीं कह रहा, आज 11 बजे 10:30 बजे का ये इसका बिजली का बिल देख। कितना पेंडिंग आप देख लो, मैं चश्मा लगाना पड़ेगा। बता दो आप। बिजली का बिल इनका पेंडिंग है 16,385 का। सरकार ने अभी छूट करी है बिलों के अंदर, उसमें छूट लेने 4 महीने, सुनो मेरी बात, कमर्शियल में छूट नहीं करी। 23 अक्टूबर 94 को मेरे खुद के घर का बिल लेट पेमेंट के साथ आया था। उसकी ड्यू डेट थी 30 अक्टूबर 94 की। 23 तारीख को मेरे घर का कनेक्शन काट दिया रात को 9 बजे बिजली वाला में आके, जिसकी के ड्यू डेट थी 30 अक्टूबर, और मेरा कनेक्शन काट दिया 23 तारीख को। मैं उस कंप्लेंट को लेके एससी बिजली बोर्ड के पास गया। जब मैं ऑफिस में गया, एससी साहब ने मेरे को चाय पिलाई, अच्छा मान सम्मान किया। मैंने वो कंप्लेंट अपनी जेब में डाल के वापस मेरे घर आ गया। मैं कोई गरीब आदमी महाराज है। ये तो ऐसे काम करते हैं। सर, मेरी ड्यू डेट 30 अक्टूबर, मेरा कनेक्शन कट रहा 23 तारीख को। तो आपके साथ इस यहाँ 4 महीने में नहीं कट रहा। आम आदमी का बहुत बुरा हाल होगा। उसके बाद दोबारा फिर वही कर्मचारी मेरे घर का बिल रात को आराम धीरे से फिर काट दिया जाता है, जबकि मेरा बिल भरा हुआ है। 2 बार कनेक्शन कटा। 2 बार कनेक्शन काट दिया। तो मैं ये देख रहा हूँ, आम आदमी, मेरे जब घर की ड्यू डेट 30 अक्टूबर है और 23 अक्टूबर को मेरा जो है कनेक्शन काट रहे हैं। मैंने पूछा उस भाई से, भाई मेरा बिल कनेक्शन क्यों काट दिया? बोले जी मेरे को घरवाला ने डांट दिया। मैं भाई डांट तो तेरे को इसलिए दिया होगा कि आज तुम 23 तारीख को कनेक्शन काटने आया है, ड्यू डेट 30 की है, मेरे मोबाइल में रिकॉर्ड है, अगर आप देखना चाहोगे। तो मेरा कहने का भाव ये है कि पोपली जी का बिजली का बिल 4 महीने का पेंडिंग है। 12 तारीख कल ड्यू डेट थी 4 महीने के बिल की। आज सुबह 10 बजे को बिल नहीं भरा गया है, नहीं कटा कनेक्शन। आप चेक करो आगे। आप पूछो बिजली विभाग से कि आम साधारण आदमी का बिल 1 हफ्ते लेट हो जाए, जबकि 2 महीने में 2 बिलों तक तो कनेक्शन कटता ही नहीं। सर 5000 से ऊपर होते कनेक्शन काट देते हैं। और आप ये देखो ना, मैं थोड़ी बनाया आदमी का 5000 से ऊपर कनेक्शन कट जाता है। ये बिल मैंने नहीं बनाया, ये ऑनलाइन अभी निकाला है। और ये पूरे 12 महीने की मेरे पास डिटेल है। आप बेशक देखो, ये पूरे 12 के 12 महीने के मेरे पास डिटेल है कि कौन कौन से महीने में ड्यूज है। कागज बोल रहे हैं, इंटरनेट पे कोई भाई इसको निकाल सकता है। क्या 10 एसी की रीडिंग 300 आती है क्या 1 महीने की? इसमें 5 मंजिल का होटल दिखाया है। 5 मंजिल के होटल में मेरे हिसाब से इसके फ्रंट में 6 या 8 एसी तो फ्रंट में दिखाई दे रहे हैं। 6 7 एयर कंडीशन तो इसके फ्रंट में है। दुकान में भी होंगे और पीछे जो कमरे हैं होटल के बैक साइड में भी होंगे।
17 किलोवाट का लोड है, 17 किलोवाट के लोड का 4 महीने का बिल 16,000 का आएगा। मैं तो जहां तक समझता हूं कि शायद मीटर में गड़बड़ ना हो, मैं पुष्टि नहीं करता इसकी, पर हर आदमी समझदार है कि जिसके 15 से ज्यादा एसी लगे हों घर में या होटल में, तो क्या 16,000 का बिल समेत जुर्माना आएगा? ये नेताओं का ही कम आ सकता है, आम आदमी का तो नहीं आ सकता। चेक में नहीं, देखो जी, मेरे तो आता हो तो मेरा कान पकड़ लो। मैंने तो अपनी बता दी। देखो मैं बताता हूँ। 29 हो गया सर इनका, अब का बिल 29 हो गया, मतलब 1 महीने 2 महीने का। हाँ, तो ये तो मैं तो यही दिखा रहा हूँ। 2900 बिल टोटल 2900 का बिल आप देखो, 18-15 एसी का, जबकि पीक गर्मी है। चलिए सर, अब ये बताइए, ये वो एप्लीकेशन जो अपन सबको भेजी है, चाहोगे तो आपको कॉपी अवेलेबल करवा देंगे। ये मैंने जो कंप्लेन की है उसकी मेरे पास कॉपी है। अगर कोई देखना चाहे, लेना चाहे, तो मैं ऑनलाइन डाल दूंगा, हर भाई को अवेलेबल हो जाएगी। इलेक्शन कमिश्नर को, कमिश्नर हरियाणा को, लोकल बॉडी, डीसी हिसार को, रिटर्निंग ऑफिसर हिसार, एडीसी हिसार। कोर्ट में नहीं जाओगे? सर कोर्ट में अब मैं 10 या 15 दिन तक इंतजार करूंगा। इस बात का इंतजार इस सुनो, एक प्रोसीजर होता है, सिस्टम होता है सरकार। अधिकारीगण इसका नॉमिनेशन रद्द करते हैं या उस पर कोई क्वेश्चन मार्क लगाते हैं, उसका कोई जवाब देते हैं या मेरे को बुलाते हैं, तब तक वेट करूंगा। 1 हफ्ते बाद रिमाइंडर दूंगा, 5 दिन का, 7 दिन का। उसके बाद अगर कार्रवाई नहीं करेंगे, हाई कोर्ट जाऊंगा। हाई कोर्ट का रास्ता मेरे को पता, मैं 2 साल 19 दिन रहा हूं मेरे केसों में। कब्जे वाले केस में भी था जिसमें बरी होके आया। मेरे खिलाफ 3 बच्चों का मामला बनाया, बंसीलाल जी की सरकार में डिस्क्वालीफाई होया, जो मेरे में बनता ही नहीं था। बंसीलाल जी के टाइम में मेरे खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन आया, उसमें भी संख्या कम होने के बावजूद भी मेरे को उठाया गया, उसमें भी मैं हाई कोर्ट से आया। तो मैंने तो ये मुकदमे सारे देखे हुए, सारा एक्ट मैंने बार बार पढ़ा है, मेरे ज़माने याद है। लेकिन आपने ये भी देखा है कि कोर्ट ऐसे मामलों पे तब तक फैसला नहीं करता जब तक उसकी डर नहीं पूरी होती। नहीं, ऐसा नहीं है। मेरे खिलाफ 3 मुकदमे तीनों मुख्यमंत्रियों के कार्यकाल में बने थे, और तीनों बार भी मेरे को हटाया गया, तीनों बार भी वापस आया। उसी टेन्योर में आया मैं। कभी कभी पूरा भरोसा है है ही? इसमें लग रहा है कि छट सकता है। नहीं, आप देखो ना, अब नहीं, हमने तो क्या देखो, डेफिनेटली। एक मैं आपको क्लियर बता देता हूं, अगर किसी का बिजली का बिल, हाउस टैक्स का बिल या सरकारी जमीन पे कब्जा अतिक्रमण है, वो मेंबर, मेयर, नगर परिषद का प्रधान, कमेटी का चेयरमैन तुरंत प्रभाव से डिस्क्वालीफाई हो सकता है। ये डिप्टी कमिश्नर को भी पावर है। अगर यहाँ ना हो तो कमिश्नर लोकल बॉडी को पावर है, अगर वो भी ना करें तो इलेक्शन कमिश्नर को भी पावर है। अगर ये सारे ही ना करें तो भाई हाई कोर्ट को सारी पावर है। तो सिंगला साहब, आप इतनी बड़ी लड़ाई सिर्फ रेडी वालों के लिए लड़ रहे, तो आपके हिसाब से क्या होना चाहिए समाधान रेडी वालों? देखो, मैं अब भी कह रहा हूं कि रेडी पटरी वालों को व्यवस्थित तरीका से तय बाजारी की रसीद काट के उनको जगह दी जाए और उनको व्यवस्था उनकी अच्छी की जाए। गरीब आदमियों का रोना नहीं देखा जाता। मैं मिला हूँ सैकड़ों रेडी वालों से कम 5-6 बार। अगर उनको व्यक्तिगत आप लोग मिलो हो तो आपको पता लगेगा। पाखला जी की आपने वो एक वीडियो देखी होगी, उसको देख के तुम्हें लगता है यार, तुम इसको बेचारे को तनख्वाही दे दे महीने की। तो ये हालात इन्होंने कर दिए। अब मैं सुबह एक वो वीडियो आप लोगों का ही देख रहा था किसी का, वो सन्नी देओल, पता नहीं गब्बर सिंह कुछ। अरे एक आप शहर के प्रथम नागरिक हो, आप मेयर हो, आपके बोलने का तरीका, लहजा तो सही होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? आप तू तड़ाक करके आम जनता में जाके बताओ उन संबोधन कर रहे हो, तो आप मेयर के काबिल कहाँ हो? तो मेरा कहने का भाव यही है कि गरीबों को परेशान मत करो, गरीबों की गरीबी हटाओ, उनको अपने सामान लेके आओ और उनको उनकी व्यवस्था करो, व्यवस्थित तरीके से उनको बसाओ। मैं ये नहीं कहता कि उनको कब्जा करवाओ, मैं कब्जे के बिल्कुल सख्त खिलाफ हूँ। मैं इस चक्कर में सेक्टर 14 गया था। सेक्टर 14 से जब मैं निकला तो कोने पे अतिक्रमण है,
आज अभी आप मीडिया के लोग हो, अब जाके देख लेना, रेडी पटरी वालों को वहां से भगा दिया, जो पक्के छप्पर लगे हैं उनको नहीं छेड़ा। फिर मैं नगोरी गेट गया आज सुबह, वार्निंग रेडी पटरी वालों को हटा दिया, और जो हनुमान मंदिर की दुकानों में सब्जी की दुकानें लग रही है उनको छेड़ा तक नहीं। क्यों? सर कहा यह जा रहा है कि जो सेक्टर 14 के मोड़ वाले हैं दुकानें, उनको वार्निंग उनको भी दी थी, लेकिन उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, रेडी वालों पर नहीं, वार्निंग तो जब वो रेडी पटरी वालों को हटा रहे हैं और नई अनाज मंडी के बाहर से दुकानें उजाड़ रहे हैं, चाहे वो कब्जे की थी, तो साथ में उनको भी ले लेते। ऐसा है, आपने बड़े बड़े खुलासे किए हैं, क्या अब मेयर साहब की कोई गरिमा रह जाती है आपकी नजरिए से, क्या कहोगे शायद? देखिए, ये तो आप लोग बताओगे, जनता बताएगी। मैंने जनता को बता दिया, चाहे मेयर हो, नगर परिषद का प्रधान हो, कमेटी का चेयरमैन हो या एमसी हो, कोई भी किसी के खिलाफ कोई कब्जा साबित हो जाता है तो वो ऑटोमेटिक डिस्क्वालीफाई हो जाता है। जिसने नो ड्यू सर्टिफिकेट, कब्जा तो बाद की बात है ना, यहाँ तो नाम ही गलत हो गया, इसको किस प्रकार देखते हैं? शुरुआत में नाम यहाँ नहीं, शुरुआत में नाम ये तो रिटर्निंग ऑफिसर को देखना चाहिए था ना भाई, इस नाम से ये नॉमिनेशन नहीं गलत। दूसरा, इसकी जगह के ऊपर अगर मैं बात करूँ तो प्रवीण पोपली नाम उसके अंदर लिखा हुआ है। नहीं, मैं बताता हूँ आपको, वोटर कार्ड के अंदर प्रवीण पोपली नहीं है क्या? ऐसा है क्या इसका असली नाम प्रवीण कुमार है, जैसे मेरा कृष्ण कुमार है। हम जब हमारा बैलेट पेपर छपता है उसमें हमें छूट होती है कि हम अपना कोई भी नाम रख सकते हैं, कृष्ण टीटू सिंगला लिखें, कृष्ण सिंगला लिखें या कृष्ण कुमार सिंगला लिखें, उसमें कोई आपत्ति या किसी को कोई दिक्कत नहीं है। कि मेरी जो पहचान है शहर में टीटू के नाम से है, उनकी पोपली के नाम से है, इसलिए उस नाम में कोई समस्या नहीं है, वो रख सकता है। पर बात तो ये है कि नॉमिनेशन पेपर के ऊपर इतने बड़े बड़े अधिकारियों ने चेक किया होगा, ये नहीं चेक किया कि इसका नाम क्या लिखा है, एफिडेविट में क्या नाम है। ये भी तो देखना चाहिए था ना। प्रवीण पोपली जी ने क्या एनओसी लगाई है? अगर लगाई है तो इसमें नॉमिनेशन पेपर पे नील लिखा हुआ है कि भी लगाई नहीं या ड्यूज है ही नहीं। सारी नील पे रखे, ये देखो आप, ये सब नील है, इसका मतलब नो ड्यूज लगाया उन्होंने, टैक्स नील का बता देगा। इन्होंने शो नहीं किया मेरी तरफ टैक्स बकाया है। अगर टैक्स बकाया है किसी कारण से तो यहाँ ये कॉलम है, इसमें लिख देगी मेरे को इस कारण से मेरी तरफ टैक्स ड्यूज है। तो मेरा आज का विषय यही था। सर आप जब डिस्क्वालीफाई हुए उस टाइम सरकार किसकी थी? मैं 3 मुख्यमंत्रियों के कार्यकाल में हटा हूँ भाई। शुरू में 3 बच्चों के मामले में चौधरी भजनलाल जी के टाइम में हटा, मैं हाई कोर्ट से आया, जबकि वो केस मेरे पे बनता ही नहीं था। दूसरा, चौधरी बंसीलाल जी की सरकार आई, मेरे खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन आया, जिसमें के एमसीओ की संख्या बल कम थी उनके पास, फिर भी मेरे को हटा दिया, हाई कोर्ट ने मेरे को वापस भेज दिया। तीसरा, चौटाला जी के टाइम में मेरे को ज्वाइन नहीं करने दिया, डिप्टी कमिश्नर होते थे हमारे। यही सवाल था कि अब तीनों किसी की सरकार नहीं, बीजेपी की सरकार है, जहाँ चंडीगढ़ के अंदर आम आदमी पार्टी बोल रहे थे कि मेयर हम बनाएंगे, तोड़फोड़ मचा के बीजेपी ने अपना मेयर बना दिया। आप ये मुद्दे उठा रहे हो, उनके ऊपर कोई एक्शन होगा या खाली बस बातों में रह जाएंगे? देखिए, मेरा काम है कानून के दायरे में रह के कानून को ये बताना कि भाई यहाँ ये गड़बड़ है। आगे फैसला तो देखो प्रशासन ने देना है या फिर उसके बाद हाई कोर्ट ने देना है। ठीक है सर, थैंक यू। क्या आप आगे भी लड़ाई लड़ेंगे इसको लिए अगर क्वालिफाइड? मैंने एक बार फिर कहता हूँ, आज भी पोपली जी इन गरीबों की व्यवस्था कर दो, मैं केस को वापस ले लूँगा, हाई कोर्ट नहीं जाऊँगा, नहीं तो इसको सुप्रीम कोर्ट तक लड़ूंगा, आखिरी तक लड़ूंगा इसको। क्या लगता है नैतिकता के आधार पर उनको इस्तीफा दे देना चाहिए? देखिए, ये कागज देखने के बाद तो उनको अपने आप ही दे देना चाहिए, नहीं तो हटाया जाएगा। मैं थोड़ी, हाई कोर्ट हटाएगी, इलेक्शन कमिश्नर हटाएगा,